इसके पहले वीडियो में आपने आवेश के प्रकार के बारे में देख लिया था कि आवेश क्या होते हैं और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ये भी बताया गया था कि धन आवेशित कब होता है कोई वस्तु और कब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है। तो पहला जो होता है धन आवेश, तो उसमें ये बताया गया था कि जब किसी भी पदार्थ में से या किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वहाँ पर वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। जैसे आप इसको यहाँ पे वेन डायग्राम से देख सकते हैं, तो फिगर बना हुआ है। तो इसमें देखिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए कौन सा चार्ज है आपको नहीं पता, ही कोई वस्तु है। इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है। एरो का साइन किधर है? बाहर की तरफ है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस वस्तु में से निकल करके बाहर जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो ही जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो वस्तु हमारा धनावेशित हो जाएगा। वही हम दूसरे केस में देखते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं। एरो का जो साइन है इसमें अंदर की तरफ है। इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं और से इस वस्तु के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो ये हमारा कैसा वस्तु हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। इसका कल एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया भी गया था। आपने दोनों आवेशों के बारे में देख लिया। अब जैसा कि पहले बताया गया था कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। तो अब आवेश जो होते हैं वो प्रकार भी आपने देख लिया, धन आवेशित और ऋण आवेशित होते हैं वस्तु जो भी होते हैं। तो अब यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया जो होती है वो कैसे होती है उसको हम देखेंगे। तो जैसा आपने बहुत पहले पढ़ा था क्लास 6 या क्लास 7 में, वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट जब आपने पढ़ा था तो अलजेब्रा में, वहाँ पर आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी बताए गए थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि सजातीय और विजातीय। सजातीय में जो भी चीज़ें आती थी एक ही तरह की अगर जो भी लेटर्स होते थे या जो भी नंबर्स होते थे, लेटर्स जो होते थे वो आपके सजातीय हो जाते थे। और विजातीय में क्या हो जाता था? अलग अलग हो जाता था। जैसे एक्स हुआ और एक्स हुआ तो ये दोनों के दोनों सजातीय हो गए। एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, तो ये विजातीय हो गए। तो वहाँ पे जो आपने सजातीय विजातीय को देखा था, ठीक आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो सजातीय मतलब कैसे? एक जैसे, ठीक। जैसे ये प्लस प्लस क्या हुई? दोनों के दोनों सजातीय हुए। माइनस माइनस ये भी सजातीय हुए। अब प्लस माइनस ये क्या हुए? ये विजातीय हुए। तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो सजातीय होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर ये वाला इसके पास आना चाहे, ये वाला इसके पास जाना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है यहाँ से दूर चला जाएगा और ये वाला भी यहाँ से दूर चला जाएगा। ये दोनों में आकर्षण की क्षमता नहीं होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों सजातीय हैं, एक ही जैसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक ही जैसे हैं तो इनमें भी इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही मात्रा है तो इनमें भी उतनी ही है। तो ये लेन देन तो कर पाएंगे नहीं, दोनों के दोनों प्लस ही हैं। यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, दोनों के दोनों देने ही वाले हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पे आकर्षण का गुण नहीं होगा। सेम दूसरे में भी ऐसा ही होगा। ये भी इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक। और ये वाला जो है ये भी इलेक्ट्रॉनों को लेना चाह रहा है। अब दोनों के दोनों ऋण आवेश हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी यही गुण ही है, इनका प्रॉपर्टी ही यही है कि इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश करते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेंगे, लेकिन कोई देने वाला भी तो होना चाहिए जहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये इन दोनों में भी क्या होगा? इन दोनों में भी प्रतिकर्षण का गुण होगा, यानी ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। अब नीचे वाले केस में चलते हैं। नीचे में एक आपका धनावेशित है और जो दूसरा है वो ऋणावेशित है। अब ये दोनों कैसे हैं? विजातीय। हमने देखा ही था कि सजातीय में एक जैसे होते हैं, विजातीय में अलग अलग होते हैं। तो अगर अब ये विजातीय हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये देगा, तो ये इसके पास भी तो कमी है, ये भी लेने के लिए खाली बैठा है। तो जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने क्या किया? तुरंत ही ले लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैलेंस का केस हो जाएगा और यहाँ पे आकर्षण का गुण इन दोनों में आएगा।
यानी इतना पूरा देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर सेम चार्ज है, यानी कि समान आवेश वाले हैं, सजातीय हैं, तो वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित ही करते हैं। और अगर विजातीय हैं, अपोजिट चार्ज वाले हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तो रहा आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट। चार्ज भी हो गया, प्रकार भी हो गया, और ये भी आपने देख लिया कि कैसे यहाँ पर आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। अब अगर किसी पर प्लस आवेश है, बोल रहे हैं कि प्लस आवेश है, इस पे ऋण आवेश है, तो ये तो यहाँ से तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो आवेश हैं वो आपके दोनों टाइप्स जो हैं वो ऋण आवेश और धन आवेश के बारे में बताया जाता है। तो एक और भी आवेश होता है जिसको हम विद्युत उदासीन कहते हैं, यानी कि हमारी जो भी वस्तुएं होती हैं वो या तो धन आवेशित हो सकती हैं, या तो ऋण आवेशित हो सकती हैं, या तो विद्युत उदासीन हो सकती हैं। तो धनावेशित का केस देख लिया गया कि धनावेशित क्या होता है। धनावेशित वस्तु कौन सी वस्तु होती है? जिनमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाए, जो अपने इलेक्ट्रॉनों को देने का गुण रखती हैं, जो दान करने का गुण रखती हैं अपने अंदर, वो धनावेशित हो जाती हैं। और जो वस्तुएं सिर्फ लेना जानती हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी रहती है, वो हमेशा लेना चाहती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ऋण आवेशित होता है। ठीक है, कमी रहती है तो वो ले लेती है, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो हो जाती है अधिकता हो जाती है। तो धनावेशित और ऋणावेशित तो हो गया। अब ये विद्युत उदासीन ये क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉनों पर प्लस आवेश होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें 0 होता है। तो इसको ऋणावेशित, इसको धनावेशित, और ये जो है इसी को हम विद्युत उदासीन बोलते हैं। बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणावेश होता है, यानी वो ऋणावेशित होता है, वो प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इन दोनों से अलग जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो कोई चार्ज न होने का क्या मतलब है? कोई चार्ज न होने का क्या यही मतलब है कि जो वस्तु है उसमें कोई आवेश ही नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी वस्तु है वो हमेशा परमाणु से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणु से, और जहाँ भी परमाणु होंगे वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आएंगे ही आएंगे, यानी आवेश तो होगा। तो वो वस्तु ऋणावेशित हुई कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे होता है। अब देखिए, अब कोई वस्तु है धनावेशित है और कोई वस्तु ऋणावेशित है, और ये पूरी एक ऐसी वस्तु है जिनमें ये धनावेशित और ऋणावेशित वस्तु रखे हुए हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु है जिसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। अब ये धनावेश क्या करेंगे? धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करके इलेक्ट्रॉनों को देगा, इलेक्ट्रॉनों को लेगा, यानी कि हमेशा यहाँ पे बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है उतना इलेक्ट्रॉन ये ले भी रहा है। ठीक, पहली बार इसने 1 दिया, दूसरी बार इसने 2 दिया, तीसरी बार इसने 3 दिया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है वैसे वैसे ये ले भी रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों के दोनों में बराबर होगी। एक टाइम क्या, हमेशा किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही होती है जनरल केस में, जब तक कि उस पर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन न डाला जाए या बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ फ्रिक्शन जैसी बातें की जाएंगी। तो अब ये वस्तु क्या है, पूरी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है और प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इनमें धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या बराबर है। तो कोई ऐसा वस्तु जिनमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, वो वस्तु हमारा विद्युत उदासीन कहलाता है, और उस पर जो चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। ठीक, तो अगर अब यही वस्तु, अब बात किया जाए कि हमेशा कोई ना कोई वस्तु तो विद्युत उदासीन की मात्रा में ही रहते हैं, विद्युत उदासीन की स्टेट में ही रहते हैं। जो कोई भी वस्तु हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, सभी के सभी पर जो चार्ज होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है कि वो रिएक्शन किससे कर रहा है। जब तक वो रिएक्शन नहीं करता तब तक वो जो रहता है विद्युत उदासीन ही रहता है, और उनमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक, तो धन आवेश और ऋण आवेश उन समय बराबर होती है। तो कैसे बताते हैं कि ये वस्तु धन आवेशित हो गई या वस्तु ऋण आवेशित हो गई? ये आपको पहले ही बताया गया है कि धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या हमेशा से बराबर रहती है, लेकिन जब उनमें फ्रिक्शन जैसे फोर्स आ जाते हैं, जैसे किसी वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा गया। ठीक है, जैसे रेशम पर किसी लकड़ी को रगड़ा गया है, लोहे की छड़ को रगड़ा गया, तो किसी एक पर प्लस आवेश और किसी एक पर ऋण आवेश आ जाता है, यानी कोई एक धनात्मक हो जाता है, कोई एक ऋणात्मक हो जाता है।
तो वहाँ से वस्तुओं में जो होता है ये गुण आता है धनावेश और ऋणावेश होने का। अब हम बात करते हैं आवेश वाहक की, यानी कि चार्ज कैरियर। तो अब चार्ज कैरियर क्या होता है, ठीक। तो इसको एक हम दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे साइकिल का कैरियर जो होता है, जिस पे हम किसी सामान को रख करके ले जाते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा होता है वाहक। यानी जो किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है। जैसे हम साइकिल से ही जा रहे हैं, तो साइकिल हमारा क्या हुआ, साइकिल तो वाहन है, ठीक है। और हम जा रहे हैं तो हम क्या हुए, हम साइकिल को चलाने वाले हुए, तो हम वाहक हुए। या हम सीधे सीधे तरीके से साइकिल का एग्जाम्पल ले लें, तो साइकिल के कैरियर पर हम किसी सामान को रख के ले जा रहे हैं, तो साइकिल तो हमारा वाहन है, लेकिन उसका जो कैरियर है वो ले करके जाएगा वस्तु को। तो एक जगह से दूसरे जगह पर जो भी ट्रांसफ़र कर रहा है वस्तुओं को, वो हमारा वाहक कहलाता है। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र करना किसको है, यहाँ पे तो सामान को ट्रांसफ़र करना नहीं है, यहाँ पे हमारे आवेश को ट्रांसफ़र करना है। यानी कि रेशम पर अगर हम किसी लोहे की छड़ को रगड़ते हैं, तो जो आवेश होते हैं वो या तो रेशम में से निकल करके छड़ पे आ जाते हैं, या तो छड़ पर से निकल के रेशम में चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो रही है, यानी आदान प्रदान की जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को किसके द्वारा किया जा रहा है, किसका आदान प्रदान हो रहा है, आवेश का हो रहा है। और कौन कर रहा है, जो कर रहा है वो कौन कहलाता है, वो वाहक कहलाता है। तो हमारा आवेश वाहक क्या होता है, जो हमारे आवेश को जो किसी एक वस्तु के आवेश को दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र करे या ले जाए या आदान प्रदान करे, वो हमारा आवेश वाहक कहलाता है। जैसे हम रेशम है तो रेशम, या फिर कांच की छड़ है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं, तो जो छड़ है वो भी आवेशित हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, दो संभावनाएं हैं, या तो रगड़ने पर कुछ धन कण जो है वो रेशम में से कांच में आ जाते हैं, या फिर कुछ ऋण कण जो है वो कांच में से रेशम में चले जाते हैं। तो दोनों में ही क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इससे यहाँ पता चल जाता है कि दोनों ही दशाओं में कांच की जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी, और उसी के साथ साथ जो रेशम है वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो अगर हम इसका उल्टा करें, या फिर हम ऐसा करें कि हम कांच की छड़ को लटका करके उसके पास रेशम की छड़ ला रहे हैं, तो रेशम की छड़ जो है वो जो रेशम है वो छड़ की ओर खिंच जाती है, जो छड़ है वो रेशम की ओर आ जाती है, यानी दोनों में आकर्षण की प्रक्रिया होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारे धन आवेशित हैं वो ऋण आवेशित को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, या उनमें आकर्षण का गुण हो रहा है, आकर्षण की प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि आवेशों का जो है वही ट्रांसफर हो रहा है, आवेश का ही आदान प्रदान हो रहा है, उसके अलावा किसी अन्य वस्तु का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जब आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है तो ये हमारी प्रक्रिया कौन सी क्या कहलाती है, ये आवेश वाहक कहलाती है।